नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज हम बात करेंगे मदरसों को लेकर योगी का एक्शन, मदरसों में टेंशन। उत्तर प्रदेश में मदरसों को लेकर योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। विदेशी फंडिंग हासिल करने वाले मदरसों पर योगी सरकार शिकंजा कसने वाली है। मिली जानकारी के मुताबिक अवैध रूप से चल रहे मदरसों पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। इस दायरे में तकरीबन 4000 के आसपास मदरसे बताए जा रहे हैं और जानकारी के मुताबिक ऐसे मदरसों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी जो विदेशों से फंडिंग लेते आए हैं। और पिछले साल गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे यह किया गया था, जिसके आधार पर तमाम जानकारियां भी सामने आई थी। तो इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे, क्योंकि योगी सरकार एक्शन में नजर आ रही है। मदरसों की जो टेंशन है वो बढ़ती भी नजर आ रही है। हालांकि अभी जो परीक्षाएं चल रही हैं उसके बाद ही इस एक्शन लेने की बात ये सामने आ रही है। तो रडार पर हैं लगभग 4000 के आसपास मदरसे, जिनकी अब जांच पड़ताल की जाएगी। और आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रशांत कुमार उमराव हैं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। सर, स्वागत है आपका जनता टीवी में। वकास वारसी हैं, इस्लामिक स्कॉलर, वो भी हमारे साथ लाइव बने हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और साथ ही मनोज यादव, प्रवक्ता हैं एसपी के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले वकास वारसी जी, शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। 4000 के आसपास ये संख्या अवैध मदरसों की बताई जा रही है, जिसको आप योगी सरकार एक्शन लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कहा जा रहा है कि कोई लेखा जोखा नहीं है, कोई दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं, और खबर यह भी है कि इनकी फंडिंग बाहर से होती है। किस तरह से आप देख रहे हैं योगी सरकार इस पर जो एक्शन लेती हुई नजर आ रही है? बहुत सीरियस तरीके से मदरसों के लिए जो एक्शन पिछले 6 सालों से इस गवर्नमेंट में लिए जा रहे हैं और हर एक कदम को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने शुरुआत की कि मदरसों का सर्वे किया जाएगा और उस सर्वे में हम ये पता लगाएंगे कि कौन से मदरसे गवर्नमेंट के अधीन चल रहे हैं और कौन गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। ठीक है। तो इसका सर्वे हुआ और करीब 25,000 मदरसे जो है वो ट्रेस किए गए उत्तर प्रदेश के अंदर, जो सुचारू रूप से चल रहे थे, जिसमें से कुछ हजार मदरसे इन्होंने बताया कि ये रेगुलेशन एक्ट में सर्वे में सही नहीं पाए गए, इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। और जो मुस्लिम कम्युनिटी का इंटेलेक्चुअल बैंक था, उसने सबने इकट्ठा होकर गवर्नमेंट का साथ दिया, सर्वे कराए। हर सही जायज इंस्टीट्यूशन जहां पे बच्चों की पढ़ाई का काम हो रहा था, उन्होंने मतलब सर्वे करने वाले जो भी लोग, सरकारी अफसर, चाहे कमेटियां जो सर्वे करने गई, उनका इस्तकबाल किया और उनको सर्वे करने के लिए अपनी तरफ से पूरी तरीके से सहयोग किया। एंड रिजल्ट ये हुआ कि वो सारा सर्वे धरा का धरा रह गया। जो 25,000 में से, आई एम रिपीटिंग, ओनली 558 मदरसाज वेयर अंडर द गवर्नमेंट फंडिंग, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की जिनके अध्यापकों के पैसे देती है, तनख्वाहें बांटती है, उसके अलावा जितना ऑलमोस्ट 99% मदरसा था वो सेल्फ फंडेड मदरसे थे। मुस्लिम इंटेलेक्चुअल बैंक की लोगों की बात मैंने इसलिए की क्योंकि उन्होंने गवर्नमेंट के इस फैसले पे, सर्वे के ये राय दी और गवर्नमेंट का साथ दिया, ये सोच के कि इस सर्वे से हो सकता है जो गरीब बच्चा मदरसों में पढ़ रहा है, दर्स हासिल कर रहा है, उसका भला हो जाएगा। जो मैनेजर्स जहां पे 5%, 10% जो भी लोग मदरसे के बच्चों के जो पैसे गवर्नमेंट से लेते हैं और फिर उस पैसे की अपने निजी खर्चों में या उन बच्चों तक उस पैसे को नहीं पहुंचाते हैं, उन पे एक्शन होगा। लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। डिस्ट्रिक्ट नहीं, वकास वारसी जी, अभी जिस तरह से बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं उसके बाद एक्शन लेने की बात योगी सरकार की तरफ से बार बार कही जा रही है और खुद बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी बैठे हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। प्रशांत कुमार उमराव जी, सवाल उठ रहे हैं कि कोई एक्शन नहीं होता, सर्वे करवाए जाते हैं, लेकिन सर्वे के बाद कोई इस तरीके की तस्वीरें सामने नहीं आती। मतलब वो सीधा सीधा कह रहे हैं सिर्फ परेशान करना मकसद है। नहीं, सिर्फ परेशान करने वाली कोई बात नहीं। जैसे भी वारसी जी ने बताया कि उन्होंने सहयोग किया है और ये प्रक्रिया, अगर कोई कुछ इस तरह की शिकायतें आई तो उस आधार पर सर्वे किया गया है और सर्वे में कुछ मदरसों में अनियमितताएं पाई गई हैं। ऐसा नहीं कि सभी मदरसों में अनियमितताएं, कुछ सर्वे में अनियमितताएं पाई गई हैं, तो उस पर सरकार कार्रवाई की बात की जाएगी। अगर कहीं कोई अनियमितता नहीं होगी, अगर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, बाहर से फंडिंग नहीं आई है या वहाँ पे उनके रजिस्ट्रेशन में कोई गड़बड़ी नहीं है, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। अगर कुछ गलत होगा तभी कार्रवाई होगी, अन्यथा कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो उसमें कोई ऐसा परेशान होने वाली ऐसी कोई बात नहीं है।
ठीक है, ठीक है, इस डिबेट पर हम चर्चा जारी रखेंगे। कुछ रिएक्शन भी सामने आए हैं, पॉलिटिकल रिएक्शन, वो भी देख लेते हैं। योगी जी की सरकार 2017 में आने के बाद मदरसों में एनसीईआरटी सिलेबस लागू किए जाने का निर्णय योगी जी की सरकार ने किया था, ताकि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को ज्ञान, विज्ञान, तकनीकी की शिक्षा प्राप्त हो सके। और उसी क्रम में मदरसों का सर्वे कराया गया था, जिसमें 8000 से भी अधिक मदरसे अवैध पाए गए थे, जिन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। और उसमें से भी 4000 से ज़्यादा मदरसे ऐसे पाए गए जो विदेशों से फंडिंग ले रहे हैं, और उनके पास उसका न तो कोई लेखा जोखा है और न उन्होंने सरकार को उसका कोई लेखा जोखा या कहाँ खर्च कर रहे हैं, किन गतिविधियों में खर्च कर रहे हैं, इसका कोई लेखा जोखा प्रस्तुत किया है। 2024 का चुनाव नजदीक आ गया। भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो मुद्दे हैं, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, भजन कीर्तन, अजान, लव जिहाद, हिजाब, नकाब, मदरसा, फिल्में, इन्हीं माध्यम से भाजपा आगे आने वाले समय में प्रचार करेगी। मदरसा, उन पे कार्रवाई, ये सब चलता रहेगा, क्योंकि ये चुनाव नजदीक है और भाजपा को मुद्दों पे बात नहीं करनी, किसान और मजदूर और महंगाई, बेरोजगारी पे बात नहीं करनी, इसलिए मदरसों पे बात करनी है। लेकिन जनता वो भाजपा को करारा जवाब देने के लिए 2024 का इंतजार कर रही है। तो देखिए, इस पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि इलेक्शन के टाइम पर ही इन मुद्दों को इतना हाईलाइट क्यों किया जाता है। हालांकि योगी सरकार की तरफ से बार बार यह कहा जा रहा है कि वो चाहते हैं जो छात्र छात्राएं मदरसों में पढ़ते हैं उनको भी एक हाईटेक एजुकेशन मिल सके, वो भी इससे आगे बढ़कर अपना नाम कमा सके। और इसी पर विस्तार से हम चर्चा भी कर रहे हैं। प्रशांत कुमार जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। तमाम तरीके की ये बातें भी निकलकर सामने आ रही कि इलेक्शन के टाइम पर ही इन चीजों को हाईलाइट किया जाता है, लोगों का अटेंशन पाने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए। नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। अगर आप इलेक्शन की बात करें तो कौन सा ऐसा साल है जिस वर्ष में देश में चुनाव नहीं होते हैं। हर साल कोई न कोई चुनाव होता है। पिछले साल विधानसभा का चुनाव हुआ, अभी निकाय के चुनाव हुए, अब लोकसभा चुनाव 10 महीने बाद है। तो इसका मतलब थोड़ा कि सरकार कोई काम ही नहीं करेगा। आप कोई भी कार्य करेंगे तो उसमें आरोप लगा देना बड़ा आसान है कि चुनाव है। चुनाव तो होते रहेंगे, लेकिन सरकार अपना काम करेगी, जो कानूनी रूप से जो प्रक्रिया है काम करेगी। बाकी सब लोगों को उसमें सहयोग करना चाहिए। आपने अगर गलत कुछ नहीं किया है तो उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मनोज यादव जी जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी यही कह रही है, अभी हम सुन रहे थे आप ही की पार्टी के स्पोक्स पर्सन वो कह रहे हैं कि भैया जब इलेक्शन नजदीक आते हैं तभी इन चीजों को हाईलाइट किया जाता है, एक अटेंशन पाने की कोशिश और जो मुद्दे हैं उससे भटकाने की कोशिश। निश्चय ही बीजेपी जब चुनाव आता है और जनता जब तो ध्यान में रख के वोट करने का प्रयास करती है तो बीजेपी ऐसी सारी चीजों को सामने लेके आती है। कोई नई बात नहीं। लेकिन एक नई बात मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताता हूँ। बीजेपी शिक्षा विरोधी है। अच्छा। आरएसएस एजुकेशन के विरोध में है। जो भी एजुकेशन को आगे बढ़ावा देगा, मदरसों में भी शिक्षा दी जाती है, वहां अरबी पढ़ाई जाती है, उर्दू पढ़ाई जाती है। नहीं, लेकिन सरकार कह रही है कि अगर मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी भी तो बहुत ख्वाहिशें होंगी ना, वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, वो भी बनना चाहते होंगे। अगर उनको हाईटेक एजुकेशन दी जा रही है तो उसमें बुराई क्या है? सचिन जी, भारत कितने लाख लोग हाईटेक एजुकेशन के अरब कंट्रीज में हाईटेक एजुकेशन एक सेकंड भाई, कहां से कहां चलेगा? रुक जाइए। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं, विकास वारसी जी अपनी बात रखिए आप। कितने सारे लोग, कितने लाख लोग का आंकड़ा विदेशों में जॉब करने वाला है, जो मदरसों से पढ़ के अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग जॉब करने के लिए। ये भी एक आंकड़ा है। मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी हर एजुकेशन के विरोध में, वो मदरसा ही नहीं है, वो सारे मदरसों को बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। वो सिर्फ उन मदरसों को बंद करने की बात कर रहे हैं जो अपने कागजात, दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं, जिनका विदेशों से कनेक्शन है, जो फंडिंग वहां से होती है उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। सचिन जी, प्राथमिक विद्यालय भी कई हजार बंद हो गए, क्यों? उनके भी कागज नहीं कंप्लीट थे क्या? आप मदरसों पे ही क्यों फोकस हैं? मैं ये पूछना चाहता हूं, हजारों हजार प्राथमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश में बंद कर दिए गए बीजेपी की सरकार के द्वारा, क्यों? वो तो सरकारी जमीन पे बने थे। एजुकेशन विरोधी है सरकार, तभी तो ऐसा करती है। आलम साहब की यूनिवर्सिटी पे कितना बुलडोजर चलाया है, उस यूनिवर्सिटी को बंद करने का षड्यंत्र तो है। यही तो शिक्षा विरोधी बात है। मैं क्यों कहना चाहता हूं बीजेपी शिक्षा विरोधी है? ये जाहिल बनाना चाहती है देशवासियों को, मंदिर बना के लोगों को धर्मांध तो करना। विकास वारसी भी हमारे साथ बने हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर है, वो बेहतर जानते होंगे, उनके पास चलते हैं।
किस तरीके से आप इसको देखते हैं? क्या हमें क्वालिटी पर ध्यान देना चाहिए या फिर क्वांटिटी पर? वो कह रहे हैं कि भैया ये तो शिक्षा विरोधी सरकार है, और सरकार ये कह रही है कि हम तो सिर्फ उन्हीं को ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं जिनका कोई लेखा जोखा नहीं है, दस्तावेज नहीं है, विदेशों से फंडिंग होती है, लेकिन वो पैसा कहां जा रहा है किसी के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। देखिए सचिन, मैं बहुत जिम्मेदारी से आपसे कहूंगा और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके दर्शकों से कहूंगा कि मैं अगर इस वक्त किसी कम्युनिटी को आपके यहाँ मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि इस कम्युनिटी की किसी भी पार्टी से दुश्मनी या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दोस्ती नहीं है। तो हम जो भी बात यहाँ आपके पास, आपके सामने, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, उसका किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से दोस्ती होना या दुश्मनी होना ये सेंस नहीं बनता है। जी, हम अगर बात मदरसों के बच्चों के बारे में करने यहाँ बैठे हैं, तो मदरसों के बच्चे कौन है, पहले इसका एक आप अपने दर्शकों को सिनेरियो समझाइए कि जो माँ बाप या जो गार्जियन 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाते प्रतिदिन, उनके बच्चे ही मदरसों में जाते हैं। आधा वर्ग ऐसा है, आधे से ज्यादा, मोर देन 50%, जो वहां पे मदरसों में हॉस्टल की बड़ी मतलब मैं आपको बताऊं कि 1% मदरसे होंगे जहां पे हॉस्टल फैसिलिटी बच्चों की बहुत अच्छी होगी। 99% हॉस्टल्स ऐसे होते हैं कि अगर आप जाके वहां देखेंगे कि कैसे वो सो रहे हैं, कैसे वो खा रहे हैं, और आपके अपने बच्चे होंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे देख के कि इस सुविधा में ये पढ़ के यहाँ से निकलते हैं। तो सबको उंगली उठा देना, आपने कहा उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बहुत जिम्मेदारी से इसके NCERT की पढ़ाई कराई जाएगी, किसी ने अपोज नहीं किया, उन्होंने कहा ठीक है साहब, स्वागत है। मदरसा बोर्ड के चेयरमैन ने कहा कि हाँ साहब लागू हो रहा है, पिछली बार सही से नहीं हो पाया था, इस बार हम NCERT का कोर्स लागू कर देंगे। किसी मुस्लिम स्कॉलर ने, किसी मुस्लिम धर्मगुरु ने इस बात का विरोध बिल्कुल भी नहीं किया कि नहीं साहब आप NCERT ना पढ़ाइए, आप पढ़ाइए, लेकिन पढ़ाने के उद्देश्य से आगे बढ़िए। ठीक है, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद शरीफ आदमी है, बेहद ईमानदार नेता है, लेकिन उनकी आंखों में जो उत्तर प्रदेश में कुछ अधिकारी ऐसे बैठे हैं जो इस तरह के ढकोसलेबाजी, ठीक है, प्रशांत कुमार जी जवाब दीजिए सर, देते रहते हैं। प्रशांत कुमार जी जवाब दीजिए। देखिए, जो भी कानून का पालन नहीं कर रहा है, जहाँ पे जिनके डॉक्यूमेंट में गलती है, चाहे वो कोई मदरसा हो या कोई और भी प्राइवेट स्कूल हो या कोई भी स्कूल हो, कोई भी संस्था हो, उन पे तो कार्रवाई होती है ना, उस पर डरने वाली क्या बात है। और इस तरह वेग स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि 1000 स्कूल बंद कर दिए गए, इस तरह कोई मतलब नहीं, कोई भी एक सरकारी स्कूल नहीं बंद हुआ। और जब नाम लेने की बात आई तो आजम खान यूनिवर्सिटी का नाम लिया गया। आजम खान यूनिवर्सिटी को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने अपने मन से नहीं गिराई, जो उन्होंने गरीब मुसलमानों की जमीनों पर कब्जा किया, उस कब्जा करके अवैध बनाई वो यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर मस्जिद गिराई गई है। जो आले हसन वहां पे CEO था, अभी उसको गिरफ्तार किया गया, उस पर कार्रवाई हो रही। इस तरह की इनकी सरकारों ने काम किया गया। सरकारी स्कूल कोई भी एक नहीं बंद किया गया। आपको कहना बड़ा आसान है, एक चैनल पे बैठ करके झूठा स्टेटमेंट दे देना, कहीं कोई स्कूल नहीं बंद किया गया, जबकि 1.25 लाख स्कूलों का, प्राइमरी स्कूलों का आधुनिकीकरण किया गया। लेकिन जहां पर कोई नियम के विरुद्ध कोई भी अगर मदरसा काम कर रहा है, उन पर खाली कार्रवाई की जा रही है। सभी मदरसों पर सरकार कोई मदरसों के विरुद्ध नहीं है। आप अपने कानूनी तरीके से मदरसे चलाइए, कोई प्राइवेट स्कूल चलाइए, सबको अपना चलाने का अधिकार है। मेरे खिलाफ यहाँ देश की सबसे निचली अदालत से बड़ी अदालत तक कोई फ्रॉड का, किसी झूठ बोलने का आरोप है, केस नहीं है। प्रशांत कुमार उमराव बेहतर जानते होंगे कि उनपे कौन कौन से केस झूठ बोलने के चल रहे हैं। तो टीवी चैनल पे आप सत्य, अरे सर ये डिबेट मदरसों पर चल रही है सर, आप तो पर्सनल अटैक कर रहे हैं दूसरे पर। अरे यार झूठ मत बोलिए बैठ करके। नहीं कर रहा हूं, कौन सा सरकारी मैं कह रहा हूं मुझे झूठ बोलने की बात कही जा रही है। कौन सा प्राइवेट स्कूल बंद हो गया? तो इन पे चल रहा है, इन पे एक मुकदमा नहीं चल रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से लेके और तमाम कोर्टों में इनके खिलाफ झूठ बोलने के मुकदमे चल रहे हैं, और आप मुझसे बता रहे हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। ये तो अजीब बात है। देखिए, मैं टीवी पर झूठ बोलने के लिए नहीं बैठता। बीजेपी RSS शिक्षा विरोधी है। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राइमरी स्कूल बंद हुआ है बताइए? भी मांगी है, आप 10,000 नहीं मांगी, झूठ मत बोलिए। आप 10,000 बंद कर चुके हैं और आप लगातार कोर्ट से माफी मांग रहे हैं, अपने केस लड़ रहे हैं झूठ बोलने के। मैंने उदाहरण दिया है, मैं टीवी चैनल पे झूठ नहीं बोलता, मैं जो बात कहता हूँ स्पष्ट कहता हूँ, सही कहता हूँ। और एक बात जान लीजिए, सुनिए, मुझे फेक न्यूज नहीं है,
अगर मदरसों में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है। चलिए देखिए, आप एक दूसरे पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। देखिए ये डिबेट का मुद्दा नहीं है, मदरसों पर बच्चों के भविष्य की को लेकर आज हम यहाँ पर ये सार्थक बहस चाहते हैं। अरे नहीं सर, बहुत हो गया, मुझे आप दोनों की ऑडियो गिरानी पड़ेगी। आप अब सुनने को तैयार नहीं है। हम बच्चों के भविष्य की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस्लामिक स्कॉलर यहाँ पर बैठे हैं, वो इतने अच्छे से हर चीजों को अपने पॉइंट को रख रहे हैं। आप मेरा टर्म है, मेरे टर्म में बीजेपी इंटरप्ट ना करे सचिन जी। मुझे अपनी बात रखने का अधिकार है। प्राइमरी स्कूल कौन सा बंद हुआ बताइए? उत्तर प्रदेश में कौन सा प्राइमरी स्कूल बंद हुआ है? तो आपने बोले 1000 बंद हो गए। आप 1000 स्कूल की बात कर रहे हैं, एक स्कूल बता दीजिए उत्तर प्रदेश में बंद हुआ है। 10,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद किए गए। अरे आप नाम बताइए, नाम बताइए, जिले का नाम, गांव। सर ये डिबेट किस डायरेक्शन में जा रही है? सुनिए, हम ये आंकड़े नहीं, मैं कह रहा हूँ आप आंकड़े बताइए ना, व्हाइट पेपर पे जारी करिए। क्यों नहीं श्वेत पत्र जारी करते? अरे मैं जो आप आरोप लगा रहे हैं, आप हम करेंगे बोल ना? रहे हैं तो आप एक, मैं तो एक 10,000 की बात कर रहा हूं, मैं एक स्कूल की बता रहा हूं। देखिए, एक स्कूल बताइए कौन सा बंद हुआ है? मैं उस तरह की बातें नहीं करता हूँ टीवी बैठ के ना, और ना ही मैं ट्वीट आप खेलता इसी तरह की बात कर रहे हैं। नहीं देखिए, ये आप एक दूसरे पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। एक नफरत फैलाने वाली बात करता हूँ सचिन जी। देखिए, नहीं, मुझे अगर बीच में ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा आप दोनों को। मनोज यादव जी, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। ठीक है, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा। हमारे साथ वकास वारसी हैं, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि मदरसों में जो बच्चे पढ़ते हैं वो गरीब घर से हैं, उनके पास इतनी आमदनी नहीं होती उनके पेरेंट्स के पास कि वो किसी हाईफाई स्कूल में पढ़ा सके, और किस तरीके से वो परिस्थितियों से वहां पर पढ़ाई करते हैं ये भी उन्होंने एक्सेप्ट किया है। और आप कह रहे हैं कि शिक्षा विरोधी है, वो खुद कह रहे हैं कि सरकार तो करना चाहती है लेकिन अधिकारी पलीता लगाने का काम करते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि सरकार शिक्षा विरोधी है? सरकार तो चाहती है कि उनको भी अच्छी शिक्षा मिल सके। मनोज यादव जी, ये मुझसे, हाँ देखिए, शिक्षा विरोधी मैं इसलिए कह रहा हूं, 9 सालों से मोदी जी की सरकार है। देश में क्या कोई 5 बेहतरीन यूनिवर्सिटीज बनी क्या? कोई बड़े कॉलेजेस सरकार ने बनाए क्या? कोई मेडिकल के, कोई इंजीनियरिंग के कॉलेज बनाए, स्थापित किए क्या? अगर एक कोई नाम सचिन जी आपको आता हो तो मुझे बता दो कि देखिए मोदी जी ने इतना बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में काम कर दिया। और मैं जिन मुसलमानों के मदरसों की बात कर रहा हूं, उस देश, उन मुसलमानों के जरिए, ये जो मैं आंकड़ा प्रस्तुत कर रहा हूं, ये आप सर्च कर लीजिए जाके, भारतीय अर्थव्यवस्था की साइट जो भी हो, दुनिया के किसी देश में, किसी देश से आने वाला सर्वाधिक पैसा अगर कहीं आता है तो भारत में आता है, और अरब कंट्रीज से आता है। वो लाने वाले यही मदरसों के बच्चे हैं, यही मदरसों के बच्चे हैं जो वही सवाल वही है कि वो पैसा अगर आता है तो कहाँ उसका इस्तेमाल किया जाता है? ना, मैं दूसरी बात कर रहा हूं, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मजदूरी करके, मेहनत करके, कामगारी करके, ड्राइवरी करके, और इस तरह के छोटे छोटे हुनरमंद काम करके इन्हीं। ठीक है, समय का अभाव है, एक आखिरी रिएक्शन ले लेते हैं। मनोज जी, वकास वारसी जी का आखिरी रिएक्शन। मनोज जी बहुत काबिल स्पोक पर्सन है समाजवादी पार्टी से, लेकिन मनोज जी बहुत एहतराम के साथ आपसे ये बताना चाहूंगा कि ये छोटे छोटे काम जो मदरसे के शिक्षा हासिल करने वाले बच्चों पे लगा है, इसी को हटाने की लड़ाई है। इस टैग को, ये पंचर बनाने के टैग को हटाने की लड़ाई है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश ये दावा कर रही है कि साहब हम टेक्निकली इन बच्चों को साउंड करेंगे, इनकी ग्रूमिंग करेंगे, इनको और पढ़ाएंगे अच्छे से, जो पिछली 60-70 सालों में हिंदुस्तान में कोई नहीं पढ़ा पाया मदरसे के बच्चों को, तो इन बच्चों का जो पैसा इनके ऊपर खर्च हो रहा है, ठीक है, वो पैसा, पहली बात, इनके जो मैनेजर है मदरसों के, वो सही, अब बोल तो दीजिए पूरा। समय का अभाव है, बहुत ही शॉर्टली विकास वारसी जी। एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर देने वाले प्रधानमंत्री, मैं वारसी जी से जानना चाहता हूं कितने कंप्यूटर्स, ठीक है, प्रधानमंत्री ने बच्चों को दिया मदरसों के? चलिए कंप्यूटर्स, चलिए, आप मुझसे क्या पूछ रहे हैं? ये बैठे बीजेपी के स्पोक। चलिए ठीक है, सब समय का अभाव है, मैं इस डिबेट को कंटिन्यू नहीं रख सकता, समय का अभाव है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों को मौका दिया बोलने का, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने